नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में कम से कम 22 क्वेश्चनों को किया था, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो आज हम अपनी लास्ट वीडियो में उनको करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने जो विज्ञान विषय से लेसन नंबर 16 जो है, हमने 1 बाय 1 हर क्लास में इसको पूरा किया है। और आज जो हमारी ये वीडियो है वो आज लास्ट वीडियो होने वाली है इस लेसन की। इस लेसन को हमने 8 पार्टों में डिवाइड करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। जो भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, जैसे इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी पार्ट नंबर 7 की, और उसके अंदर हमने लगभग 22 प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 23 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो जितने भी प्रश्न की अब हम बात करेंगे, ये सभी प्रश्न लगभग हम कर चुके हैं, लेकिन एक प्रश्न किस वे में एग्ज़ाम के अंदर आता है उस तरह हम बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो वो कह रहा है प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखिए, हमने 2 वीडियो में आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं, और जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उदाहरण देकर बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वे प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो वायु, जल, वन, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। देखिए, वायु, जल, वन, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, ये सभी जो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसके बाद हमने एक प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक शब्द पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 इसी की कड़ी में दिया है कि हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, या हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों करना चाहिए। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो संसाधन होते हैं उनका उचित और सही तरीके से जो हम उपयोग करते हैं उसे हम संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। क्योंकि संसाधन का प्रबंधन शब्द का अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए। तो संसाधनों का एक निश्चित तौर पर यानी कि उचित तरह हम प्रयोग करते हैं, संरक्षण के साथ साथ उसे हम संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। और हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है इस बारे में बात करेंगे। इनके प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है कि इनमें से अधिकतर प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय हैं। देखिए, संसाधन जो है, यदि हम समाप्यता की तरफ से देखें तो 2 तरह के संसाधन होते हैं। एक हमारे नवीकरणीय होते हैं और एक हमारे अनवीकरणीय होते हैं। देखिए, नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो लंबे समय तक उपयोग करने के बाद फिर उनको हम दोबारा उपयोग कर ले, यानी कि जिनको हम दोबारा से नए बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। और जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतर प्राकृतिक संसाधन क्या है, अनवीकरणीय है। और जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये समाप्त हो जाएंगे तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि ये सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है।
अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि संसाधनों का उचित प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि इनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। देखिए समान रूप से का मतलब क्या है, क्योंकि संसाधन जो है वो सभी के लिए बने हैं और संसाधनों का यदि समान वितरण होगा तो ये कहा जा सकता है कि सभी लोगों तक संसाधनों की पहुंच है। तो ये कहना चाह रहा है कि संसाधनों के प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि इसका वितरण समान रूप से हो। और पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो वो कह रहा है उचित प्रबंधन के फलस्वरूप ये संसाधन जो है अगली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध होंगे। यदि हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों को नहीं देख पाएगी, इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे बताया है कि यदि हम उचित प्रबंधन और संरक्षण यदि संसाधनों का करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है क्या करेगी, उनके लिए ये संसाधन उपलब्ध होंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो उचित प्रबंधन से इनका अत्यधिक दोहन नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक दोहन का मतलब क्या है, अंधाधुंध जो हम इनका उपयोग करते हैं वो नहीं होगा। और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करने में, क्योंकि संसाधन जो होते हैं जब हम उनका उपयोग करते हैं तो वे कूड़ा कचरा भी छोड़ते हैं और जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ये कह रहे संपोषित विकास के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। संपोषित विकास हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो किया जाता है उसे हम संपोषित विकास कहते हैं। और पॉइंट नंबर 7, अधिकतर प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं और 25 में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव लिखिए। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन से निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, प्रकृति के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और उनमें से अधिकतर कभी भी उपलब्ध नहीं होंगे और जैव विविधता की हानि होती है। देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से समझे। वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन से क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। एक तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल पाएगा और तीसरा यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो उनमें से अधिकतर कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकते और जैव विविधता की हानि होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 ये कह रहा है वनों के कुछ उपयोग बताइए या वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए वनों के निम्नलिखित उपयोग हैं और वनों के महत्व के बारे में हम आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा चुके हैं। हमने जितनी भी क्लास ली है वहाँ पे हमने वनों के महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं या वनों के कुछ लाभ होते हैं उन सभी के बारे में बात की है। देखिए वन जो होते हैं मकान तथा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप नोट कीजिए कि वन जो होते हैं मकान और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वन जो होते हैं कागज उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। वन जो होते हैं कागज उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और वन पृथ्वी पर जल चक्र का नियमन करते हैं। देखिए वन जो होते हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं और वर्षा का जल नहरों में, तालाबों में, गड्ढों में होता है
जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पीकृत होकर वाष्प बनकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं और बादल से फिर वो वर्षा लाते हैं। तो इस तरह वन जो होते हैं पृथ्वी पर जल चक्र का नियमन करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वन्य जीवन को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। वनों के अंदर एक आवास छुपा होता है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए होता है, और वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को बनाकर रखता है। देखिए, जैसे वनों की बात करें तो वनों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं जो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही, या जीव जंतुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए कह रहा है कि वायुमंडल में वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को बनाकर रखता है, और वनों से हमें दवाइयाँ, फल और अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे गोंद, रेजिन और क्या कहते हैं कागज, ये सभी चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती है। वन हानिकारक सौर विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि हम जिनको पराबैंगनी विकिरणें बोलते हैं, वो यदि आती है तो वन उनको अवशोषित कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, कि ऐसे उद्योगों की सूची बनाइए जो वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। हमें ऐसे उद्योगों के बारे में बताना है कि जिसमें वनों के उत्पाद यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कागज उद्योग। देखिए, कागज उद्योग जो होता है वनों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वनों की जो छाल होती है उससे कागज बनता है। टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ी होती है जिससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं। तीसरा लाख, रेजिन और लेटेक्स मतलब मोम होता है। ये लाख, रेजिन और लेटेक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता है। वनों से हमें मेडिसिन्स प्राप्त होती है, तो आयुर्वेदिक उद्योगों में इसका उपयोग होता है। और वनों से खेल का सामान और फर्नीचर का सामान बनता है। तो वनों के कारण खेल का सामान और फर्नीचर उद्योग लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि वनों के संरक्षण से हम क्या योगदान दे सकते हैं। वनों के संरक्षण में देखिए, वन जो होते हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जो कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 26 में बताया। और इसमें बताना है कि वनों के संरक्षण, देखिए संरक्षण का मतलब क्या है, उनके बचाव। तो निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करके हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं, जैसे खाली एवं बंजर पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वनों को वनीकरित कर सकते हैं। वन उन्मूलन के विभिन्न क्रियाकलापों को कम करके, देखिए वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई। और पेड़ों की कटाई जो होती है हम अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए या मानव के क्रियाकलापों के लिए होता है। तो हम उन क्रियाकलापों को कम करके वनों उन्मूलन को रोक सकते हैं। जैसे कागज और फर्नीचर का कम हम उपयोग करेंगे तो वनों को कम काटा जाएगा। वनीकरण के द्वारा हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि वनीकरण का मतलब होता है अत्यधिक रूप से पेड़ों को लगाना। लोगों को वन उन्मूलन की हानियाँ उनके बारे में जागरूकता पैदा करके या उनके अंदर जागरूक करके हमें वनों को संरक्षित कर सकते हैं, वनों का संरक्षण कर सकते हैं। लकड़ी की अपेक्षा दूसरे आदर्श ईंधनों का उपयोग करके हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए किस तरह हमने वनों के संरक्षण के बारे में आपको बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, कि वनों के संरक्षण में देखिए विश्नोई समुदाय के योगदान का वर्णन करना है। देखिए हमने आपको बताया था कि अमृता देवी विश्नोई,
एक महिला थी जिसने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपने साथ 363 व्यक्तियों का योगदान दिया था, बलिदान दिया था। और ये घटना जो है 1731 की अंग्रेजों के टाइम की है। तो उन्हीं की याद में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार से अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया है। देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि बिश्नोई समाज जो है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करता है, कि राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के लिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण एक धार्मिक दायित्व रहा है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो बिश्नोई समाज है उनका मानना है कि वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना क्या है, एक धार्मिक दायित्व है। और यह समुदाय वृक्षों को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करती है और एवं उन्हें ना तो काटते हैं और ना ही कटने देते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी कि राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है वो वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण को एक धार्मिक दायित्व समझते हैं और वे वनों को अपने परिवार का सदस्य की तरह प्यार करते हैं, ना ही वे वनों को काटते हैं और ना ही काटने देते हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वे उसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। और वृक्षों की रक्षा करते हुए 1931 में अमृता देवी बिश्नोई ने और अन्य 363 व्यक्तियों के साथ अपना बलिदान दे दिया था। और उन्हीं की याद में भारत सरकार ने वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार स्थापित किया। देखिए, ये कहानी 1731 की है, जिसमें अमृता देवी और अन्य 363 व्यक्तियों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इसी के फेवर में भारत सरकार ने वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आज हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 30 में क्या कह रहा है कि उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वनों को नष्ट करते हैं। देखिए, वनों को कैसे नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों की एक तो अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, उससे वन जो है क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। वनों में आग लगने से भी वन नष्ट हो रहे हैं। वन क्षेत्र में अतिचारण यानी कि अत्यधिक चराई के कारण भी वन नष्ट हो रही है। और लगातार कई वर्षों तक बाढ़ का आना क्या कहला रहा है, वनों को नष्ट करना। और पादप रोग जो और वृक्षों में कीट जो लग जाती है, ये भी वनों को नष्ट करते हैं। और वृक्ष लगाकर वनों की पुण्य पूर्ति न करना, ये भी वनों के नष्ट होने का कारण है। देखिए, हम वन बाय वन पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। एक तो वनों के नष्ट होने का कारण क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वनों में आग लग जाती है, वन क्षेत्र में अतिचारण यानी कि पशुओं की चराई होती है, लगातार कई वर्षों से बाढ़ आ जाए तब भी, और पेड़ पौधे के अंदर पादप रोग और वृक्षों में कीट लग जाना, ये भी वनों के नष्ट होने का कारण है। और वृक्ष ना लगाकर हम वनों की पुण्य पूर्ति नहीं करते, ये भी एक अन्य कारण रहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। पर्यावरण को बचाने में वनों की भूमिका का वर्णन करना है कि पर्यावरण को बचाने में वन किस तरह एक भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 1, वन जो होते हैं पारिस्थितिक संतुलन को बनाकर रखते हैं और वन जो होते हैं वन्य जीवन को आश्रय देते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि वन जो होते हैं पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखते हैं और वन जो होते हैं वन्य जीवन को आश्रय देते हैं। दूसरी बात, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं।
जिससे जल चक्रण का नियम बना रहता है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि वन जो होते हैं वर्षा लाने में सहायक है, और वर्षा लाने में सहायक होने के बावजूद जो जल चक्र है उसका नियमन बना रहता है। और वन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उचित अनुपात बनाए रखते हैं, उचित अनुपात बनाकर रखते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन क्या करते हैं? मृदा अपरदन को। कैसे? वनों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, और मृदा अपरदन रुकेगा तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। वन विश्व या वैश्विक उष्मन से बचाते हैं। वन जो होते हैं विश्व को वैश्विक उष्मन से बचाते हैं, और वन जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं। कैसे? यदि वन नहीं होंगे तो पेड़ पौधे और जो वन्य जीव है वे कहाँ जाएंगे? उनका आवास छिन जाएगा। और वन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन हानिकारक सौर विकिरणों को अवशोषित करते हैं। वैसे तो हमने इन सभी पॉइंटों को वनों के महत्व में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि किस तरह वन पर्यावरण को बचाने में अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इन क्वेश्चनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बीच बीच में आपने धीरे धीरे रेस्ट करके इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? मैंने आपको बताया था जैव विविधता क्या होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और वन्य जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्यों कहलाते हैं? देखिए, वन्य जो होते हैं वन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए आश्रय का साधन होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने प्रश्न के हिसाब से कि प्रकृति में प्राकृतिक समुदाय में जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों का पाया जाना। इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर, प्राकृतिक समुदाय के अंदर जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों का पाया जाना, विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। इसमें शाख, झाड़ी, वृक्षों को विभिन्न प्रजातियां, वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां, कवक, जीवाणु, शैवाल, माइकोप्लाज्मा और विभिन्न जंतु जैसे शेर, चीता, गीदड़, अनेक अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। और इसी कारण वनों को जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। देखिए, सिंपल सी यदि हम बात करें तो जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और एक और बात करें तो जैव विविधता जो है हॉटस्पॉट क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर वनों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए हम वनों को एक हॉटस्पॉट के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, अभी हमने पढ़ा जैव विविधता, और जैव विविधता संरक्षण के लाभ बताने हैं। देखिए, इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। जैव विविधता के संरक्षण के लाभ हमें बताने हैं, इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, नंबर 1 बात। दूसरा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा किसी पारितंत्र में जीवन बनाए यही कड़ी रखती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे घास है, घास को बकरी खाता है और बकरी को शेर खा लेता है। और यदि हम और भी बात करें तो घास को चूहे भी खाते हैं, और चूहे को आपने पता है सांप भी खाता है, सांप को चील खाती है, और चील को आप बता सकते हो कि शेर खा लेता है। तो खाद्य श्रृंखला तो एक लाइन होगी, और खाद्य जाल एक तरह की क्या होगी? आपकी जाल की तरह होगी। तो ये कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा किसी पारितंत्र में जीवन बनाए रखती है। और क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इससे पारिस्थितिक संतुलन या स्थिरता बनी रहती है। जैव विविधता जैविक संसाधन उपलब्ध कराती है,
और यह जीन पुल को भी बनाकर रखती है। देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लाभ हमने बताए। इसके बाद प्रश्न नंबर 34, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इससे पर्यावरण को क्या क्षति पहुंचती है। देखिए वनोन्मूलन का, देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक वनीकरण होता है और दूसरा एक वनोन्मूलन होता है। वनीकरण का मतलब होता है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और वनोन्मूलन का मतलब है अधिक से अधिक पेड़ों को काटना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है कि उद्योगों के लिए, नगर निर्माण के लिए, हवाई अड्डों आदि किसी भी कारण से वृक्षों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। देखिए वृक्षों को हम ऐसे यूं ही नहीं काट देते, जब हमें किसी उद्योग के लिए या किसी नगर निर्माण के लिए या किसी भी संस्था के लिए या किसी भी हवाई अड्डे को बनाने के लिए वृक्षों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। और ये पर्यावरण को क्या क्षति पहुंचा सकती है। देखिए वनों के हमने लाभ पढ़े, वे सभी चीजें उल्टा कर दो कि वनोन्मूलन से पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए वनोन्मूलन से पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। वर्षा की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और पर्यावरण के ताप में वृद्धि होती है। वन्य जीवन का ह्रास होता है और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसके अलावा भूमि कटाव भी बढ़ जाता है और इससे जो उपजाऊ शक्ति होती है मृदा की, वह भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह वन उन्मूलन हमने बताया और उससे होने वाले प्रभावित प्रभाव भी बताए। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, ये प्रश्न हमने आपको जब महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे तब बताया था कि वनों के 4 दावेदार होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि वनों में रहने वाले, या वन विभाग के कर्मचारी, तीसरा बताया था उद्योगपति और चौथा मैंने बताया था वनों में इंटरेस्ट रखने वाले या वनों को चाहने वाले। पहला मैंने आपको बताया वनों में रहने वाले या वनों के आसपास रहने वाले, दूसरा मैंने बताया वन विभाग के कर्मचारी और तीसरा उद्योगपति और चौथा वनों को चाहने वाले। ये मैंने 4 दावेदार आपको बताए थे। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछा है कि वन के अंदर या इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट मैंने जो बताया है। दूसरा है वन सरकार का वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व होता है या वनों से वे प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं, यानी कि वन विभाग के कर्मचारी कहलाते हैं। और तीसरा उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। और इसके बाद वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी, यानी कि वन्य जीवन और वन्य प्रेमी भी हम कह सकते हैं, जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वनों के 4 मुख्य दावेदार होते हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। वन्य मृदा, ये मृदा लिखा हुआ है भाई, मृदा अपरदन को रोकने में किस प्रकार सहायक होते हैं। सबसे बड़ी बात, वनों की जो जड़ें होती है, वनों की या वृक्षों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ कर रखती है। तो यहाँ पे देखिए वे क्षेत्र जहाँ ढलवा भूमि है एवं मृदा अपरदन अधिक होता है, वहाँ वृक्षों की जड़ें जल के बहाव को रोकती है, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। दूसरी बात, वर्षा का जल प्रत्यक्ष रूप से
सतह पर गिरने की बजाय वृक्षों से होकर, मतलब वृक्षों की टहनियों से होकर गिरता है, तो जल का वेग जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। देखिए सिंपल से मैं आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जो वन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ढलान वाली भूमि जो होती है उन पर हम वन लगा देते हैं। जो ढलान वाली भूमि होता है, जब उस पे वर्षा का जल आता है, वो बहकर आता है, तो वो अपने साथ मिट्टी कटाव करता हुआ आता है। तो वनों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी कटाव को रोकती है, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। और दूसरी बात, वर्षा का जल प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे तौर पर भूमि पर गिरता है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह कट जाती है। तो वो वृक्षों की टहनियों से होकर जब गिरेगा तो जल का वेग जो होगा, स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे मृदा अपरदन कम होगा। प्रश्न नंबर 37 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपोषित विकास से क्या अभिप्राय है और इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित ढंग से यानी कि उचित ढंग से उपयोग करना संपोषित विकास कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा विकास जो आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करके जो विकास किया जाता है उसे हम संपोषित विकास कहते हैं। और संपोषित विकास का महत्व क्या है? देखिए, संपोषित विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विकास के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकता है। क्योंकि डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, तो सिंपल सी बात होगी कि पर्यावरण को होने वाली हानि को रोकता है। इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से बचाव होता है। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या है, अत्यधिक जो संसाधन है उनका कम दोहन होगा और ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध होंगे। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी सजेस्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। क्या वन में रहने वाले अथवा वनों के आसपास रहने वाले लोगों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु अधिकार देने चाहिए, और देने चाहिए तो क्यों देने चाहिए? देखिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है कि क्या वनों के अंदर, जो मैंने 4 दावेदार आपको बताए, क्या वनों के अंदर रहने वाले या वनों के निकट रहने वाले या आसपास रहने वाले लोगों को वनों के वन उत्पाद प्रबंधन हेतु अधिकार दिए जाने चाहिए? मेरे हिसाब से तो दे देने चाहिए। कैसे? वन में रहने वाले अथवा वनों के आसपास रहने वाले लोगों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु कुछ अधिकार देने चाहिए, कुछ सीमित मात्रा में अधिकार देने चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं। अतः इस प्रकार के दावेदार वनों को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनकी पुण्यपूर्ति साथ ही साथ करते रहते हैं। और ये दावेदार और अधिक वृक्ष लगाते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं, परंतु वन उत्पाद प्रबंधन के सभी अधिकार इन्हें नहीं दिए जाने चाहिए, केवल इनको भागीदार ही बनाया जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है, क्या वन विभाग के कर्मचारियों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार दे देने चाहिए? देखिए, इसके बारे में भी सजेशन दिया है। देखिए, वन विभाग के कर्मचारियों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार देने चाहिए भैया। कैसे देने चाहिए, ये सभी बातें ध्यान देनी है, परंतु इसके साथ साथ स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए।
इसका कारण है कि वन विभाग के कुछ लालची कर्मचारियों पर अंकुश लगेगा और वे अपनी मर्जी से वृक्षों का अधिक दोहन नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ वृक्षारोपण भी उचित ढंग से होगा और वृक्षों की सुरक्षा भी होगी। समझ में आ गया होगा कि वन विभाग के कुछ लालची कर्मचारी होते हैं, इसलिए हमें वनों के आसपास रहने वाले लोगों की भी भागीदारी लेनी होगी, जिससे वो क्या करते हैं, वनों की सुरक्षा भी करते हैं और वृक्षारोपण भी करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 इसी से रिलेटेड है, दावेदार से क्या उद्योगपतियों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के सभी अधिकार दे देने चाहिए। देखिए, उद्योगपति को अपने कागज उद्योग के लिए या अपने किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त करना होता है। कच्चे माल के रूप में वन उत्पाद लेने के लिए ये लोग पैसा देते हैं और वनों में वृक्षों को काटते हैं। इन्हें वृक्षों की पुण्यपूर्ति से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, इन्होंने तो पैसे देने हैं और बदले में वृक्ष कटवा देने हैं और ना ही इन्हें वन की पुण्यपूर्ति से कोई लेना देना है और ना ही ये वृक्ष लगाना अपना दायित्व समझते हैं। इससे वनों का क्या हो जाएगा, यदि वनों का क्या हो जाएगा भैया, विनाश हो जाएगा। अतः इन दावेदारों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो केवल अपने स्वार्थ में वृक्षों को कटवाते हैं। इनको ना तो वृक्षों से कुछ लेना देना है, ना ही वृक्षों को दोबारा से लगाना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। क्या वन्य जीव और प्रकृति को चाहने वाले लोगों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए? देखिए, चौथा दावेदार है कि प्रकृति को चाहने वाला या वन्य जीवन को चाहने वाले व्यक्ति को क्या वन्य उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए? देखिए, वन्य जीवन को एवं प्रकृति को चाहने वाले लोगों को वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये लोग पेड़ों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और इनको काटने पर ये कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। अतः यदि इनको वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार दिए जाएंगे तो ये वृक्षों को काटने नहीं देंगे, जिसके कारण कागज और फर्नीचर उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा और वे बंद हो जाएंगे। इस प्रकार विकास में एक बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। इस प्रकार हम आपको वन बाय वन बता चुके हैं कि 4 दावेदार है और उन चारों दावेदारों में से किन दावेदारों को आपने अधिकार वन प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार देने हैं या नहीं देने हैं, तो ये सभी बातें आपने ध्यान रखनी है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और आज ही हम इस लेसन को समाप्त करेंगे। बांध किसे कहते हैं और हम बांध क्यों बनाते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। बांध नदी या नालों पर बनाए जाने वाले भारी एवं बड़े अवरोधक है। देखिए, जो बांध होते हैं नदी और नालों पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वे उसके पानी को रोक सके, यानी कि कहने का मतलब है वे भारी और बड़े अवरोधक है जिनमें बहते पानी को इकट्ठा करके सिंचाई की जाती है एवं विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक तो फायदा है सिंचाई का और एक फायदा है विद्युत उत्पादन का। हम बांध इसलिए बनाना चाहते हैं, क्या लिखा है, इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बांध बनाने से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए, बांध बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। इसके लाभ भी होते हैं और इसकी हानि भी होती है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। तो बांधों में बहुत अधिक मात्रा में जल को इकट्ठा किया जा सकता है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन में होता है। इसके बाद जल की बड़ी मात्रा को दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण होता है और छोटे बांध, चेक डैम भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं।
तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे बांध हुए, चेक डैम हुए, भूमिगत जल हुआ, इन सभी को रिचार्ज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की कि बड़े बांधों के निर्माण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये प्रश्न जो है हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और ये रिपीट भी है कि बड़े बांधों के निर्माण से निम्नलिखित समस्याएं होती है। पहली समस्या मैंने आपको बताई थी सामाजिक समस्या, दूसरी समस्या मैंने बताई थी पर्यावरणीय समस्या और तीसरी समस्या मैंने आपको बताई थी आर्थिक समस्या। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सामाजिक समस्या में क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरी बात आर्थिक समस्या क्या है, बांध बनाने में जनता का बहुत ज़्यादा धन व्यर्थ हो जाता है, धन लगता है और उस अनुपात में जो जनता है उसको लाभ भी नहीं मिल पाता। और पर्यावरणीय समस्या क्या है, इससे बड़े स्तर पर वन्य और वन्य जीवों का विनाश हो जाता है जिससे जैव विविधता की भी क्षति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बांध बनाने से हमें निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है जो हमने आपको 1 बाय 1 बताई। प्रश्न नंबर 44, ये 1 बाय 1 करके एक एक इसी को एक्सप्लेन किया है कि बड़े बांध बनाने में सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है। देखिए भैया, बड़े बांधों के निर्माण के लिए बहुत बड़े भू क्षेत्र की आवश्यकता होती है, बड़े भू क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए बांध क्षेत्र से बचे स्थानीय लोग, किसान या आदिवासी या और भी बड़ी संख्या में उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। उन्हें दोबारा बसना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि देखिए एक जगह पे यदि किसी व्यापारी का कोई काम है तो वो ठप हो जाता है, व्यापारियों को अपना व्यापार छोड़ना पड़ता है, किसानों को अपनी कृषि भूमि समाप्त करनी पड़ती है और बड़े बांधों के निर्माण से इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं सामाजिक तौर पर होती हैं। प्रश्न नंबर 45 में आर्थिक समस्या के बारे में बताया है कि बड़े बांधों के निर्माण में बहुत ही अधिक धन की आवश्यकता होती है और इसके निर्माण में जनता का अधिक धन लगता है, उसके अनुपात में जनता को लाभ भी प्राप्त नहीं होता और इस तरह जो बड़े बांध जो बनाए जाते हैं उनके निर्माण में क्या हो जाता भैया, और भी समस्याएं, कौन सी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 46 में बड़े बांध के निर्माण में पर्यावरणीय समस्या बतानी है। जैसे हमने यहाँ पे आर्थिक समस्या बताई, इससे पहले हमने सामाजिक समस्या के बारे में बात किया, तो उसी तरह अब हमें बात करनी है पर्यावरणीय समस्या के बारे में। बड़े बांध के निर्माण में बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है जिससे जैव विविधता की क्षति भी होती है और उससे उस क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है और पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके निर्माण से क्या होती है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। समझ में आ गए होंगे, 1 बाय 1 करके हमने तीनों समस्या के बारे में बात किया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 कि भारत के किन्हीं 2 राज्य में जल संग्रहण के प्राचीन तरीके बताने हैं। देखिए राजस्थान में आपने पता है खादीन के द्वारा जल संग्रहण किया जाता है, महाराष्ट्र में बंदारस और ताल के द्वारा जल संग्रहण किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुला एक पद्धति है उसके द्वारा जल संग्रहण किया जाता है और केरल के अंदर सुरंगम एक जल संग्रहण पद्धति है और हरियाणा में आपने सुना होगा जोड़ और तालाब, इनके द्वारा हमें जल संग्रहण कर सकते हैं और ये हमारे प्राचीन तरीके भी रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 की भौम जल यानी कि भूमिगत जल किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ है। देखिए भूमि के नीचे संचित जल को भौम जल कहते हैं या भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा एवं नदियों का जल भूमि में रिश्ता रहता है और यह भूमि के नीचे संचित यानी कि चला जाता है और यही जल भौम जल होता है। फायदे और लाभ बात करनी, यह मानव एवं जंतु अपशिष्टों से सुरक्षित रहता है, यह वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से संदूषित यानी कि प्रदूषित नहीं होता,
इससे मच्छर जैसे रोगवाहक जीव जंतु पैदा नहीं होते और यह वाष्प बनकर भी नहीं उड़ता और ये सूखे कुओं को रिचार्ज कर देता है। तो भौम्य जल की आपने कंडीशन समझी और किस तरह यहाँ पे एक प्रश्न दिया है कि जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था खादीन पद्धति का चित्र बनाइए। ये आपको मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं और 50 में हमने क्या देखा कि क्या जल का संरक्षण आवश्यक है। हाँ भाई, जल का संरक्षण आवश्यक है और क्या कारण है कि जल का हम संरक्षण करें। देखिए, जल का असमान वितरण है और बहुत बड़े क्षेत्रों में वर्षा जल और भूमिगत जल की कमी है। बहुत बड़े क्षेत्र में एक तो वर्षा कभी कभार, क्योंकि हमारी वर्षा जो होती है मानसूनी है, वो क्या है, एक तो हमारे जल का असमान वितरण है, वर्षा का जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें वर्षा की कमी है, भूमिगत जल की कमी है। दूसरे पॉइंट को देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आवश्यकता उसकी उपलब्धता से भी अधिक है। देखिए, जहां पर जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है वहां पे जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 3, वर्षा निश्चित समय पर ना होने के कारण फसलों की लगातार सिंचाई करनी पड़ती है और भारत में जल के असमान वितरण के कारण जनसंख्या के बड़े भाग को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 51 इसी से रिलेटेड है कि भारत में अच्छी वर्षा होने के बावजूद हम अपने देश के सभी लोगों की जल आपूर्ति की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। किस कारण? देखिए, एक तो जनसंख्या तीव्रता से वृद्धि कर रही है, जनसंख्या तीव्रता से वृद्धि कर रही है और कम वनस्पति से ढकी होने के कारण भूमि में जल का बहुत कम रिसाव हो पाता है। तीसरा, गन्ना और धान की फसलों की सिंचाई के लिए बहुत ही जल की आवश्यकता होती है और नदी एवं झीलों के जल में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ मिलने के कारण वो जल उपयोगी नहीं होता और जल की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से हम भारत में अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर जल की मांग को पूरा नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 52 देखिए, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। जल संभर प्रबंधन क्या है, देखिए, और इसके क्या लाभ है। उस क्षेत्र का प्रबंधन करना जिसमें कोई नदी या झरना बहता हो जल संभर प्रबंधन कहलाता है। देखिए, उस क्षेत्र का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना जिसमें कोई नदी या झरना बहता है, इसमें मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है ताकि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए द्वितीयक संसाधन उत्पन्न हो सके। इससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा नहीं होता। देखिए, लाभ क्या है, इससे सूखा और बाढ़ जैसी स्थिरता से बचा जा सकता है। यह जलाशय और बांधों के जीवन काल को बढ़ाता है, यह जल को बचाकर संरक्षित करता है और यह जल संभर समुदाय की आय में वृद्धि करता है और जल संभर प्रबंधन से वर्ष भर फसल उगाने में सहायता मिलती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है 53वां, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण देकर बताइए। सिंपल सा है, वह ईंधन जो लाखों वर्षों से मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप बने, यानी कि वो ईंधन जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग गए और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मृत जीवों के जो कार्बनिक पदार्थ थे वे अपघटित होकर उनके जो परिणाम स्वरूप जो ईंधन बना उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये तीन ही होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 54 इसी से रिलेटेड है कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। देखिए, लाखों वर्ष पूर्व भूमिगत जैसी प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप जैसी लाखों करोड़ों वर्ष पहले
भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े बड़े वृक्ष या अन्य पौधे या जलीय जीव जंतु या पृथ्वी के नीचे दब गए और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती गई और ये मृत पौधे और जंतु पृथ्वी में बहुत नीचे चले गए। और अत्यधिक दाब और ताप के कारण, अत्यधिक ताप और दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण वायु की अनुपस्थिति में इनके अंदर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हुए और इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हुआ। कैसा? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बड़े बड़े वृक्षों से कोयला बना, जलीय जंतु और छोटे पौधों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ और रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो गैस बनी यह प्राकृतिक गैस के रूप में कोयला और पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर इकट्ठी हुई। हमें कोयला और पेट्रोलियम, देखिए प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है कि हमें कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग न्यायपूर्ण करना चाहिए। क्यों भैया? देखिए एक तो ये सीमित मात्रा में है, हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से करना चाहिए क्योंकि ये सीमित मात्रा में है और जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, इनके जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 26 कि जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो बात हमने डिस्कस करनी है। देखिए जीवाश्म एवं ईंधनों के जलने से CO2 सहित अन्य बहुत सारी गैसें उत्पन्न होती हैं और हम जीवाश्म ईंधनों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। अतः इनके जलने से अन्य गैसों के अतिरिक्त CO2 गैस बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे वायुमंडल में मिलती है और जब सूर्य को अवरक्त विकिरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको सोख लेती है और अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। इसलिए इन विकिरणों के कारण पृथ्वी का तापमान जो होता है बढ़ जाता है जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक ऊष्मन यानी कि पृथ्वी का अत्यधिक गर्म हो जाना वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें भी उत्पन्न होती हैं। देखिए इनके जलने से ये गैस उत्पन्न होती है और ये गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो वायुमंडल में मिल जाती है। और वायुमंडल में मिलने के बाद जो सूर्य से अवरक्त विकिरणें पृथ्वी पर आती है तो CO2 गैस उनको सोख लेती है, अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिससे उन विकिरणों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और उससे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 57 जीवाश्म ईंधनों के दहन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको पता जीवाश्म ईंधनों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे CO, SO2, NO2 जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। ये गैसें हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। एक तो श्वसन संबंधी समस्याएं, दूसरी त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, आंखों में जलन होती है और गले में रोग हो जाते हैं। ये सभी समस्याएं हमें जीवाश्म ईंधनों के दहन से होती है। प्रश्न नंबर 58 प्रदूषण नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। देखिए एक तो अपशिष्ट पदार्थों का चक्रीयकरण करना चाहिए, वहित मल और उत्सर्जित पदार्थों का सही ढंग से निपटान करना चाहिए, मोटर गाड़ियों में CNG का उपयोग करना चाहिए, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर से गोबर गैस का निर्माण किया जाना चाहिए और कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि इसमें उपस्थित जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को गड्ढे में इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए। और आपके पास जो अनवीकरणीय कूड़ा कचरा है उसको आपने पुनर्चक्रण के लिए भेज देना चाहिए। इसके बाद ये लास्ट 2 प्रश्न रह गए हैं, प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर 60। विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है स्पष्ट कीजिए। देखिए मानव के विकास कार्य पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं जैसे औद्योगिकरण के कारण और शहरीकरण के कारण। क्यों? उद्योगों को लगाने के लिए वनों को काटना पड़ता है, कृषि योग्य भूमि पर उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योगों के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? शहरीकरण। लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, इसके लिए शहरों में मकान बनाने,
पर्यटकों के लिए होटल बनाने और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण वृक्षों की कटाई होती है और उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब हम इस लेसन का और इस लेसन की समाप्ति की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 कि जीवित रहने के लिए पर्यावरण एवं विकास में संतुलन बनाने के लिए 3 उपाय सुझाइए। देखिए, वनों का उपयोग पर्यावरण मित्र और विकासीय तर्ज पर होना चाहिए। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट है उसका उचित प्रकार से उपचारित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवित रहने के लिए पर्यावरण एवं विकास में संतुलन बनाकर रख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आज हमारी ये अंतिम वीडियो थी इस लेसन से संबंधित। इसके अंदर लगभग जो है हमने 2 वीडियो जो वीडियो नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो किया है वो आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसके अंदर आपने इस लेसन से हर प्रश्न वो मिल जाएगा जो इस लेसन से बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।